आदाब, न्यूज़ 18 उर्दू में आप सभी का खैर मकदम। मैं हूं सैयद अहमद जिलानी। बात मध्य प्रदेश के सियासी ड्रामे की करेंगे। हैप्पी होली। मध्य प्रदेश का सियासी मंजरनामा तेजी से बदल रहा है। बेंगलुरु में मौजूद सिंधिया के हामी कांग्रेस के अरकान असेंबली में फूट पड़ने की खबर है। तो आधे से ज्यादा अरकान असेंबली का कहना है कि हम ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए आए थे, बीजेपी के साथ जाने के लिए नहीं। इन लोगों का कहना है कि हमारे साथ धोखा हुआ है। उधर अरकान असेंबली को एकजुट रखने के लिए कांग्रेस ने 3 टीमें बनाई हैं। एक टीम बेंगलुरु, एक टीम राजस्थान और एक टीम दिल्ली जाएगी। उधर आज ज्योतिरादित्य सिंधिया 12:30 बजे यानी अब से कुछ देर में बीजेपी में शामिल होंगे। और एमपी में रिजॉर्ट पॉलिटिक्स जारी है। कांग्रेस अपने अरकान असेंबली को जयपुर शिफ्ट कर रही है। खरीदो फरोख्त से अपने अरकान असेंबली को बचाने के लिए जिद्दोजहद की जा रही है। एहतियात के तौर पर अरकान असेंबली को राजस्थान भेजा जा रहा है। इन्हें किसी नामालूम मकाम पर रखा जाएगा। एक 116 हम सब जहां सरकार कमलनाथ जी ने 116 विधायक 116 एक तथाकथित महाराज को सबक सिखाने कि ये देश में लोकतंत्र है, ये राजतंत्र खत्म हो चुका है। इस पर सुन ले महाराज कि लोकतंत्र की जीत होगी। कमलनाथ जी के नेतृत्व में वापस कांग्रेस की सरकार बन। इस प्रदेश में जो लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं कितने लोग हैं? सभी लोग विधायक हैं और काउंटिंग में 130 से ज्यादा लोग रहेंगे। जिस दिन अभी कितने जा रहे हैं आप लोग? अभी सारे कांग्रेस के विधायक और निर्दलीय विधायक जा रहे हैं और जो आ रहे हैं वो भी सीधे जयपुर पहुंच रहे हैं। तो इस तरह से अभी सियासी ड्रामा चल रहा है। सिंधिया भले ही बीजेपी में शामिल होने जा रहे हों, लेकिन अब सिंधिया के खेमे में भी फूट पड़ गई। जिस तरह से बेंगलुरु से खबर आ रही है कि सिंधिया की वजह से लोग पहुंचे थे। जहाँ जहाँ हुए वहाँ जी कुछ नेताओं को भी बेंगलुरु में हायर करके रखा हुआ है कि वहाँ पे लोगों को निकाला जाए। हायर करने के हमारे कांग्रेस कमेटी के कद्दावर नेता हैं डी शिव कुमार, उनकी बहुत तगड़ी फौज है। हायर करने की जरूरत ही क्या, हमारे खुद की पार्टी के नेता जी। कब तक रेस्क्यू हो पाएगा उनका, क्या लगा? देखिए मानसिक रूप से वो तैयार नहीं। सज्जन सिंह वर्मा है जो इस बात का दावा कर रहे हैं कि जो तमाम विधायक हैं उनसे संपर्क किया जा रहा है। बेंगलुरु के विधायकों से उनके परिजनों के द्वारा संपर्क करने की कोशिश की गई है और तमाम विधायक जो हैं वो वापस लौटकर आएंगे। तो ये दावा जरूर कांग्रेस पार्टी की तरफ से किया जा रहा है। कांग्रेस को अभी भी उम्मीद है कि कई विधायक जो पाला बदल कर गए हैं वो वापस लौटेंगे और जो उनके परिजन है, जो विधायक इस समय बेंगलुरु में मौजूद हैं, उनके परिजन हैं। सर, बताया जा रहा है कि बेंगलुरु के कई विधायक संपर्क में। बिल्कुल, और सारे विधायक जो बेंगलोर में हैं वो कांग्रेस छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। कांग्रेस पार्टी के साथ उन्होंने संघर्ष किया है आदि जीवन। तो दोनों तरफ से एक कोशिश जारी है। बीजेपी भी अपनी कोशिशों में लगी है तो कांग्रेस अपनी टूटती हुई सरकार को बचाने की कोशिश में लगी है। 3 टीमें बनाई गई हैं, एक बेंगलुरु, एक राजस्थान, तो दूसरी दिल्ली में रहेगी। जिस तरह से कांग्रेस के लीडरों का लगातार ये कहना है कि अभी भी उन्हें पूरी उम्मीद है और जो नेता, जो लीडर अरकान असेंबली बेंगलुरु गए हैं उनमें फूट पड़ी है और वो वापस आएंगे। क्योंकि जो खबर निकल कर आई है, ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ जो अरकान असेंबली बेंगलुरु पहुंचे थे, बेंगलुरु भेजा गया था जिन्हें, उनका अगर ये कहना है कि हम ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ हैं, उनके लिए आए हैं, बीजेपी में शामिल होने के लिए नहीं, तो क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने हामी अरकान असेंबली को ये बताया था कि हम बीजेपी में जा रहे हैं? और बताया था तो कांग्रेस के ये बागी अरकान अब ये बात क्यों कर रहे हैं? और नहीं बताया था तो एक तरह से धोखा हुआ है। तो ये धोखा हुआ है या नहीं हुआ है, ये बात साफ हुई है या नहीं, जब पूरे बागी अरकान मीडिया के सामने आएंगे बात क्लियर होगी कि वो किसके साथ हैं, किस पार्टी के साथ जाना चाहते हैं या ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ वो रहना चाहते हैं। तो मध्य प्रदेश में खतरे की घंटी अभी टली नहीं है।
कमलनाथ सरकार पर खतरा अभी भी बरकरार है, लेकिन जोड़ तोड़ की सियासत भी शुरू हो गई है। बचे हुए अपने अपने नेताओं को बचाने की पूरी कोशिश है। लेन देन से, पैसे के जरिए जो तोड़फोड़ होती है अक्सर सियासत में, उससे बचाने की कांग्रेस पूरी कोशिश कर रही है। अपने अरकान असेंबली को राजस्थान भेज रही है और जो बाकी अरकान बेंगलुरु में हैं उन्हें वापस लेने की पूरी कोशिश की जा रही है मध्य प्रदेश सरकार से। इस वक्त दिल्ली से हमारे नुमाइंदे शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी के दफ्तर के पास मौजूद हैं। शैलेंद्र, 12:30 बज चुके हैं, खुलासा हो सकता है, क्या कुछ हो रहा है, क्यों देर हो रही है अभी? शैलेंद्र। आपको बता दें गिलानी की अभी जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन आ रही है उसके मुताबिक इस ज्वाइनिंग में थोड़ा वक्त लग सकता है, क्योंकि अभी जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है करीब 1 घंटे का है। अब ये करीब 1:30 बजे ज्वाइनिंग हो सकती है। रीजंस अब तक क्लियर नहीं है। हो सकता है क्योंकि पार्लियामेंट सेशन में है और इस वक्त जो बीजेपी प्रेसिडेंट जेपी नड्डा हैं वो इस वक्त पार्लियामेंट में मौजूद हैं, वो भी अब तक नहीं पहुंचे हैं भाजपा मुख्यालय, और वहीं सिंधिया भी अपने घर से अब तक नहीं निकले हैं। तो ऐसे में माना जा रहा था कि अब तक उनको यहाँ पहुँचने का वक्त था, लेकिन माना जा रहा है कि 1 घंटा टल चुका। अब ये ज्वाइनिंग 1:30 बजे के आसपास होगी जब सिंधिया भी यहाँ पहुँचेंगे और जेपी नड्डा जो कि बीजेपी प्रेसिडेंट हैं उनकी मौजूदगी में ये ज्वाइनिंग होगी। तो जाहिर तौर पर इसमें विलंब हो रहा है, इसमें देर हो रही है, लेकिन यहाँ पर तैयारी पूरी हो चुकी है। उनकी अराइवल को लेकर यहाँ पर तैयारी पूरी हो चुकी है। लेकिन अब से कुछ ही देर में माना जा रहा है कि करीब 1 घंटे बाद, उससे कुछ देर पहले ही यहाँ पर जेपी नड्डा पहुँचेंगे और सिंधिया भी यहाँ पर पहुँच जाएंगे। लेकिन जाहिर तौर पर आज का दिन जो है वो कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ा झटके का दिन है कि जिस तरह से इतने सालों से, करीब 18 सालों से सिंधिया जुड़े हुए थे कांग्रेस से, और उन्होंने कल अपना नाता ऑफिशियली तोड़ दिया है। और अब हालांकि इसको लेकर आज राहुल गांधी की तरफ से भी कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं आया। हालांकि उन्होंने एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने आरोप लगाया है मोदी सरकार पे कि जहां एक तरफ आप डिस्टेबलाइज कर रहे थे एक इलेक्टेड कांग्रेस सरकार को, वहीं दूसरी तरफ जो है जो वर्ल्ड का जो क्रूड ऑयल प्राइसेस हैं वो कम हुई हैं, उसका बेनिफिट आप लोगों तक पहुंचेंगे। लेकिन सीधे तौर पर सिंधिया पर अब तक राहुल ने कोई कमेंट नहीं किया है। पार्लियामेंट में भी उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने इसको लेकर कोई कमेंट नहीं किया है। लेकिन जिस तरह से नाराजगी पिछले कई दिनों से चल रही थी, कई महीनों से चल रही थी सिंधिया और कमलनाथ के बीच में, तो ऐसे में माना जा रहा है कि यही एक कारण बना है जहां पर सिंधिया ने आखिरकार ये अपना एक फैसला लिया कि वो अब भाजपा का साथ दामन थामेंगे। जी शैलेंद्र, जैसा कि अब वो बाकायदा बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं, लेकिन जो खबरें मीडिया में निकल कर आ रही हैं कि बेंगलुरु में पहुंचे बागी कांग्रेस के अरकान, वहां फूट पड़ी है, तो तोड़फोड़ की अभी सियासत चल ही रही है। ऐसे में सिंधिया क्या वाकई जो लोग उनके साथ हैं वो पूरे आएंगे, नहीं आएंगे, अभी ये पसोपेश चल ही रहा है। तो बीजेपी में क्या कुछ तय किया गया है सिंधिया को लेकर? क्या सिंधिया भी आ जाते हैं तो काफी है, उसके बाद का खेल जो होगा वो देखा जाएगा? देखिए, 2 पहलू हैं, हालांकि अलग अलग नहीं है, एक दूसरे से जुड़े हुए पहलू ये है कि पहला तो ये कि सिंधिया का कांग्रेस से नाता तोड़ना और उनका बीजेपी में शामिल होना अपने आप में इस बात को दर्शाता है कि किस तरह से कांग्रेस के जो काफ़ी इतने करीब नेता जो कि राहुल गांधी के भी करीबी रहे हैं और सोनिया गांधी के भी बहुत करीब रहे, हमने पार्लियामेंट में भी देखा है कि किस तरह से दोनों बगल में बैठ के बात करते थे। और पिछली जो मोदी गवर्नमेंट थी 2014 से 2019 के बीच में, उस वक्त भी सिंधिया ने कंधे से कंधा मिलाकर राहुल गांधी का साथ दिया है पार्लियामेंट के अंदर भी। और यहाँ तक कि सिंधिया को बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी दी गई थी जब चुनाव होने वाले थे, जो यूपी को 2 भागों में बांटा गया था, प्रियंका गांधी और सिंधिया। तो जाहिर तौर पर सिंधिया को एक जो कद था उनका वो बहुत ऊंचा था कांग्रेस में। लेकिन अब जिस तरह से माना जा रहा है कि जब उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि अगर वादे पूरे नहीं होते हैं कमलनाथ सरकार के तो हम सड़कों पे उतरे थे, जिसके सीधे बाद कमलनाथ ने कहा था कि जो उतरना चाहता है सड़कों पे वो उतर जाए। तो जाहिर तौर पर माना जा रहा है कि नाराजगी वहीं से शुरू हुई। नाराजगी पहले से ही थी लेकिन तेजी उसमें उस बयान के बाद आई। तो जाहिर तौर पर अब माना जा रहा है कि ये पहलू तो है सिंधिया का, लेकिन दूसरा पहलू ये है कि क्या कमलनाथ अपनी सरकार बचा पाएंगे या नहीं बचा पाएंगे। 22 MLAs ने कल इस्तीफा दे दिया है जो बेंगलुरु में मौजूद हैं, लेकिन अब कांग्रेस का ये दावा है कि वो उन्होंने इस्तीफा दिया है लेकिन वो बीजेपी ज्वाइन नहीं करना चाहते हैं। तो ऐसे में अब देखना ये होगा कि इस पर अगला कदम क्या होगा कांग्रेस का, क्योंकि इस्तीफा जो है वो स्पीकर एक्सेप्ट करते हैं किसी भी MLA का। और वहीं जो कमलनाथ सरकार ने जो 6 मंत्रियों को बर्खास्त करने के लिए जो चिट्ठी
लिखी थी, उस पर भी अब तक गवर्नर की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आया, क्योंकि गवर्नर इस वक्त अभी लखनऊ में मौजूद हैं। तो जाहिर तौर पर ये पूरी सियासी उठक पटक के बीच में एक दो डेवलपमेंट्स ये भी हैं कि जो बीजेपी एमएलएज हैं उनको यहाँ मानेसर में एक रिजॉर्ट में कहा गया रहने के लिए, और वहीं जो कांग्रेस एमएलएज है उनको आज जयपुर लेके जाया जा रहा है। तो जाहिर तौर पर जो उठापटक चल रही है और जो तोड़फोड़ की जो संभावना है, जो गुंजाइश है, उससे बचने के लिए इस तरह के रिजॉर्ट जो ड्रामा है वो एक बार फिर शुरू हो चुका है। ऐसे में देखना ये होगा कि कमलनाथ के लिए जो ऑलरेडी इन इस्तीफों के बाद माइनॉरिटी में आ चुकी है, क्या वो अपनी सरकार बचा पाते हैं या नहीं बचा पाते हैं, और वहीं सिंधिया के साथ जो उनके सपोर्टर्स हैं वो कितनी बड़ी तादाद में कांग्रेस से अलग होती है। शैलेंद्र, ये दो चीजें हो गई, लेकिन कांग्रेस के लिए भी बड़ा मुश्किल था जिस तरह से नाराजगी का मामला चल रहा था ज्योतिरादित्य सिंधिया और कमलनाथ के बीच, कि वो कमलनाथ को चुने या ज्योतिरादित्य सिंधिया को सुने, ये बड़ा मुश्किल था। ऐसे में अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया का बीजेपी की तरफ जाना और बीजेपी के साथ सिंधिया के पीछे उनकी फौज का आना, ये एक नई सियासत का जन्म होगा कि अब नए चेहरे या युवा चेहरों का राज होना चाहिए। ये एक नया मैसेज होगा सियासत में, चाहे वो सिंधिया हो या फिर किसी पार्टी का कोई नौजवान लीडर हो। देखिए, जाहिर तौर पर अगर हम यहाँ पर बात करें अगर पॉलिटिकल पार्टी की, तो इस तरह की जो पॉलिटिक्स है वो पहली बार ही देखने को मिल रही है कि इतने लंबे समय से चल रहे अगर कोई युवा नेता है, और ये जो क्राइसिस कांग्रेस के अंदर ये है कि जो सीनियर ब्रिगेड वर्सेस जो यंग ब्रिगेड है, वो एक टसल लगातार चल रही है। हमने ये भी देखा था कि किस तरह से चुनाव हारने के बाद राहुल गांधी ने कहा था कि जो सीनियर नेता हैं उनको जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी, लेकिन किसी ने जिम्मेदारी नहीं ली। इसके बाद राहुल गांधी ने इस्तीफा दिया। उनके साथ साथ जितने भी युवा कांग्रेस के नेता हैं उन्होंने भी अपने अपने पद से इस्तीफा दिया, जिसमें सिंधिया भी शामिल थे। तो जाहिर तौर पर जो युवा वर्सेस जो सीनियर लीडर्स हैं कांग्रेस में, उनकी आपसी जो टकरार है वो खत्म नहीं हो रही है। और लगातार हम देख रहे हैं कि चाहे दिग्विजय सिंह हो या कमलनाथ हो या राजस्थान की बात करें, तो जाहिर तौर पर युवा ब्रिगेड को आगे आने के लिए लगातार राहुल गांधी भी कह रहे हैं कि युवाओं को आगे आने दिया जाना चाहिए। लेकिन अगर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी का स्ट्रक्चर बिल्कुल अलग है। यहाँ पर युवा और जो यहाँ तक कि पीएम मोदी की तरफ से ये भी कहा गया था, बीजेपी की तरफ से कहा गया था कि जो 75 साल से ऊपर है उनको एक्टिव पॉलिटिक्स में नहीं रहना चाहिए। तो जाहिर तौर पर एक जो स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस हैं दोनों पार्टियों के बीच में, उसका कहीं ना कहीं खामियाजा अब कांग्रेस को उठाना पड़ रहा है। लेकिन एक अहम बात यह भी है, अगर हम स्पेसिफिकली सिंधिया की बात करें तो सिंधिया के केस में सिंधिया के करीबी जो हैं उन्होंने एक फेसबुक पोस्ट किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि सिंधिया से उनकी बात हुई तो ज्योतिरादित्य सिंधिया ने उनको बताया कि उन्होंने कई बार अपॉइंटमेंट मांगी है आला कमान से पिछले दिनों में, लेकिन बार बार अपॉइंटमेंट मांगने के बाद भी उनको मिलने का समय नहीं दिया गया। यानी कि कहीं ना कहीं जो दूरी हो गई थी आला कमान के बीच में और सिंधिया के बीच में, वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। और वहीं साथ ही साथ जो सिंधिया के करीबी है वो ये भी बताते हैं कि क्योंकि राज्यसभा चुनाव होने वाले हैं, चर्चा इस बात की भी थी कि सिंधिया को कांग्रेस से टिकट दिया जाएगा राज्यसभा चुनाव लड़ने के लिए, लेकिन इसको लेकर भी क्लैरिटी नहीं थी और अब तक कांग्रेस ने कुछ कमिट नहीं किया था। तो हालांकि सिंधिया के करीबी ये कहते हैं कि ये महज एक राज्यसभा टिकट का मामला नहीं है, ये कुल मिलाकर जिस तरह से कांग्रेस अपने लीडर्स को, जो पुराने लीडर्स हैं चाहे वो युवा ही क्यों ना हो, उनको जिस तरह से प्रमोट नहीं करती, ये उसी का नतीजा है कि जिसकी नाराजगी के चलते आखिरकार सिंधिया को ये कदम उठाना पड़ा और उन्होंने आखिरकार बीजेपी का दामन थाम लिया। लेकिन बड़ा सवाल ये है कांग्रेस के लिए कि वो अपने बाकी जो नेता हैं, चाहे सचिन पायलट की बात करें या और जो उनके जो जूनियर या यूं कहें जो युवा जो चेहरे हैं कांग्रेस के, उनको संभालना कितना मुश्किल या आसान होगा। जी, हमारे साथ भोपाल से हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम भी जुड़ चुके हैं। मेहताब, जिस तरह से कल से ये ड्रामा चल रहा है और आज एक अजीब व गरीब मोड़ पर चला गया है, जो बागी नेता बेंगलुरु पहुंचते हैं वहां फूट पड़ जाती है। कांग्रेस क्या वाकई इतनी कमजोर हो गई है कि अपने अरकान असेंबली को महफूज नहीं कर पाई? क्या ये सियासी खेल में, हालांकि कमलनाथ एक बड़ा नाम है, बड़ा सियासी चेहरा है, और अगर हम बात करें अशोक गहलोत की, अब तो राजस्थान का भी साथ मिल गया है, तो एक बड़ी लड़ाई, दो सीनियर नेता मिलकर एक जूनियर नेता के सामने खड़े हैं, कैसे देखेंगे इसको? जिला न्यूज़ को ऐसे समझने की है कि तमाम चीज़ों में ओवर कॉन्फिडेंस का मामला है
और जो है यहाँ पर इंटेलिजेंस का फ्लेवर है। अगर इंटेलिजेंस का फ्लेवर नहीं होता तो कांग्रेस को मालूम हो जाता कि उसके मेंबरान असेंबली इतनी बड़ी तादाद में मध्य प्रदेश से बाहर जो है बेंगलोर कर्नाटक की तरफ सफ़र कर रहे हैं। एक सीधी तौर पर ये जो है जो इनकी ओवर कॉन्फिडेंस और दूसरा इंटेलिजेंस का फ्लेवर था, यही वजह है कि इतनी बड़ी तादाद में मेंबरान असेंबली वहाँ पे पहुँच गए, उनको खबर तक नहीं हुई। लेकिन जिस तरह से अब उसको डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है, इस वक्त जो है सीएम कमलनाथ की साबिक वज़ीर आला दिग्विजय सिंह के साथ सीएम हाउस में बातचीत चल रही है। और फिर क्योंकि मामला जो है चंबल डिवीज़न का है, ग्वालियर डिवीज़न का है, इसलिए वहाँ के जो कांग्रेस के सीनियर एमएलए हैं लखन सिंह यादव, उनको ये जिम्मेदारी दी गई है कि उसको चंबल के डैमेज को कंट्रोल करें, ताकि वहाँ पर जो है जो बागी मेंबरान असेंबली गए हैं उनसे बातचीत हो सके। क्योंकि अब तक ये जो ज़राए के हवाले से जिलानी खबर आ रही है, उसमें अभी जो है कुछ मिनट पहले कांग्रेस के जो है तर्जुमान नरेंद्र सलूजा ने दावा किया है कि 11 मेंबरान असेंबली आने को तैयार है। अब 11 हो, 10 हो या 12 हो, इस तमाम चीज़ों को अलग अगर हम बहस में जाते हैं, अगर वहाँ पर जितने 19 मेंबरान असेंबली की बात की जाती है, अगर वो तमाम के तमाम जो है उसमें जिस तरह से इख्तलाफ और इंतशार की बातें सामने आ रही हैं कि उन्होंने ये कह दिया कि हम जो है सिंधिया के साथ जाने को तैयार हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी हमें किसी भी तरह से कबूल नहीं है। बल्कि ज़राए ने तो यहाँ तक बताया कि वो ये चाहते हैं कि अगर सिंधिया अलग जाते हैं तो वो अलग पार्टी बना ले, हम उनके साथ हैं, अलग पार्टी के साथ हिमायत की जा सकती है, लेकिन अपने वजूद के साथ समझौता नहीं किया जा सकता। क्योंकि जिलानी इस बात को भी समझने की ज़रूरत है कि अगर सिंधिया वहाँ पर जाते हैं और भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करते हो तो सिंधिया के साथ जो बड़ी तादाद में वहाँ पे उनके लीडरान जाएंगे, तो उन तमाम लीडरों को भारतीय जनता पार्टी में कैसे एक्सेप्ट किया जाएगा। और 15 महीने पहले जो इलेक्शन हुआ था, इतने बड़ी तादाद में सिंधिया की मेंबरान असेंबली वहाँ से जीत कर आए हैं, तो क्या अगर वो दोबारा इलेक्शन में जाते हैं तो क्या वहाँ के अवाम उन्हें अब दूसरी पार्टी के तौर पर तस्लीम कर लेंगे? और फिर जो वहाँ पर जो भारतीय जनता पार्टी के जो लीडरान वर्षों से मेहनत कर रहे हैं वो इनको कैसे कबूल करेंगे? और फिर जिस लीडर ने खुद सिंधिया को मेंबर पार्लियामेंट के इलेक्शन में केपी यादव ने हराया था, क्या उनको ये तस्लीम होगा? उनके अपने पॉलिटिकल कैरियर को क्या होगा, इस पर भी नज़र रखने की ज़रूरत है। और यही वजह है कि मैं देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को एक खदशा था कि उसके भी मेंबरान असेंबली में तोड़ फोड़ हो सकती है। यही वजह है कि कल रात में उन्होंने भोपाल से जो है इसको गुरुग्राम में शिफ्ट किया ताकि उसकी मेंबरान असेंबली जो है महफूज रह सके। यहाँ पर एक चीज़ और भी जो है चिलाने समझने की जरूरत है कि 230 मेंबरान असेंबली की सीट मध्य प्रदेश में है, जिसमें से 2 सीट वैकेंट है, बचती है 228 सीट। 228 में से 22 मेंबरान असेंबली के इस्तीफे की बात की जा रही है, तो तादाद बचती है 206। और ऐसे में से जिस पार्टी के पास 104 मेंबरान असेंबली की हिमायत होगी उसकी हुकूमत होगी। और अगर इसको सामने रखकर हम राज्यसभा के इलेक्शन पर नज़र डालते हैं तो 13 तक जो है, मतलब कि 13 मार्च को, यहाँ पर 13 मार्च को जो है, अब हम देखते हैं कि 13 मार्च को पर्चा दाखिल करने की जो वक्त होगा, आज 11 तारीख हो गई है, यानी परसों तक जो है पर्चा दाखिल किया जाएगा। और उसमें से जिसके पास जो है ये आंकड़ा होगा, आदाद-ओ-शुमार की अगर हम बात करें तो जो है एक सीट के लिए 52 वोटों की जरूरत होगी। अगर 52 की बात करें तो 52 के उसके आंकड़े को देखते हैं, यहाँ पे 104 मेंबर असेंबली जो है भारतीय जनता पार्टी 2 अपने उम्मीदवार को राज्यसभा में भेजने को तैयार होगी, अगर मौजूदा वक्त पे नजर डालते हैं। और अगर हम भारतीय कांग्रेस की बात करते हैं तो कांग्रेस जिस तरह से कह रही है कि ऑल इज वेल का दावा कर रही है, और अगर उसको जिस तरह से बात कर रही है और उसके सज्जन सिंह वर्मा की बात करें या फिर हम शोभा ओझा की बात करें या फिर जो पीसी शर्मा की बात करें, उनका कहना कि जो मेंबरान असेंबली भागी गए हैं उसमें से 10 से 2 जो वजीर और 10 मेंबरान असेंबली नाराज है और वो वापस आने की तैयारी कर रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो यकीनी तौर पर कांग्रेस की एक बड़ी कामयाबी होगी। जी, हमारे साथ रऊफ अल्लूर भी बेंगलुरु से जुड़ चुके हैं। रऊफ, जिस तरह से मेहताब आलम को खबर मिली है कि 10 अरकान असेंबली वापस आ सकते हैं, तो एक अच्छी खासी तादाद कांग्रेस की होगी, जो मसला है कुछ हद तक क्लियर हो सकता है। तो बेंगलुरु में क्या चल रहा है अभी रऊफ? जी देखिए, शहर बेंगलुरु का जहां तक ताल्लुक है, यहाँ पर जो है 19 एमएलए जो है कांग्रेस के इस वक्त एक निजी रिसोर्ट में मौजूद है। और इसके साथ ये खबर भी हमें मिली है कि मजीद 4 से 5 एमएलए बेंगलुरु आए हुए हैं, यानी कि कल देर रात ये एमएलए आए हुए हैं। लेकिन ये बात की तस्दीक नहीं हो पा रही है कि क्या वो 19 एमएलए के साथ हैं। बहरहाल जहां पर हम ये बात हमें सामने देखने को मिल रही है कि इसमें जो है 2 टीमें हो चुकी हैं, जो आगे एमएलए हैं उनमें 2 टीमें हो चुकी हैं। और कई चंद एक नेता भी जो है यहाँ पर कांग्रेस के आए हुए हैं, जिनसे बातचीत में मसलसल रफ्त में लगे हुए हैं। तो इस लिहाज से हम देखते हैं कि यहाँ का जो सियासी जो ड्रामा है वो दिन ब दिन और पल पल में जो है बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। जी, हेलो। जी जिलानी। हाँ रऊफ, जिस तरह से वहां ड्रामा चल ही रहा है,
क्या उम्मीद की जा रही है? बीजेपी, ये बात हो रही थी कि कर्नाटक के बीजेपी ब्रिगेड की तरफ से सारी तैयारियां थी, सब कुछ था ताकि उन नेताओं से कोई मुलाकात ना हो, उनको बहकाया ना जाए, जिस मकसद से वो आए थे उनको उसी मकसद पर रखा जाए। लेकिन कांग्रेस पहुंचने में और मुलाकात करने में एक तरह से कामयाब होती नजर आ रही है। जी जिलानी, हेलो हेलो, लगता है हमारी आवाज रौफुल्लूर तक सही पहुंच नहीं पा रही। शैलेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र बीजेपी दफ्तर के पास हैं, 12:30 का वक्त था, ज्योतिरादित्य सिंधिया पहुंचेंगे, बाकायदा शामिल होंगे, लेकिन कुछ जो वजह उन्होंने बताई है कि अभी निकले नहीं हैं, पहुंचे नहीं हैं, कुछ देरी है, लेकिन पहुंचेंगे जरूर। शैलेंद्र, जिस तरह से मेहताब आलम ने सारा मध्य प्रदेश का जो सियासी मंजरनामा है सामने रखा, अब बात यह है कि जो लोग ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ गए हैं अब वहां फूट पड़ जाती है। ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में भले ही शामिल हो जाए, लेकिन इस टूट फूट का क्या असर होगा, क्या मैसेज पहुंचेगा, चाहे वो बीजेपी के लोग हों या फिर कांग्रेस के लोग हों? बिल्कुल, जाहिर तौर पर इसका मैसेज सीधे तौर पे ये है कि बीजेपी जो है वो कहीं ना कहीं जिस तरह से जो नाराज़ चल रहे थे सिंधिया बहुत दिनों से, और बीजेपी का उन्होंने दामन थामा है, तो ऐसे में ये सिर्फ मध्य प्रदेश तक सीमित नहीं रहेगा। माना जा रहा है कि आने वाले वक्त में ये बाकी स्टेट्स जहाँ पर जो नाराज़ जो नेता हैं कांग्रेस के, उन्होंने अगर बीजेपी का दामन थाम लिया तो क्या होगा। कई तरह के बयान सामने आते हैं, लेकिन जाहिर तौर पर कांग्रेस के लिए इस वक्त ज़रूरी ये है, अपने लिए ज़रूरी है कांग्रेस के लिए कि वो अपने नेताओं को बचा के रखे, ना सिर्फ नेशनल लेवल पर, ना सिर्फ स्टेट लेवल पर, लेकिन ज़रूर इस बात की है कि जो पुराने नेता रहे हैं कांग्रेस के, और जैसे सिंधिया जो छोड़ के गए हैं, तो जाहिर तौर पर कांग्रेस के बहुत बड़ा सबक है। यहाँ तक कि कांग्रेस के अंदर खाने पर यह आवाज़ उठ रही है कि क्यों इतने बड़े नेता को जाने दिया गया, क्यों उनकी बात नहीं सुनी गई, क्यों उनको मनाने के लिए कोशिशें नहीं की गई। तो जाहिर तौर पर जब इस लेवल के अगर नेता छोड़ते हैं कांग्रेस का साथ, तो जाहिर तौर पर कांग्रेस के लिए एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस होना लाजमी है। तो ऐसे में अगर बाकी नेताओं को आगे नहीं बढ़ने देंगे या उनकी अगर बात नहीं सुनी जाएगी, तो वो इसी तरह से अगर दामन छोड़ते रहे कांग्रेस को, तो कांग्रेस के लिए जाहिर तौर पर कई सवाल खड़े होते हैं कांग्रेस की सर्वाइवल को लेकर। और वहीं लगातार ये मांग भी दोबारा उठ रही है कि राहुल गांधी को वापस लाया जाना चाहिए कांग्रेस अध्यक्ष के तौर पर, ताकि युवा नेताओं को एकजुट रखा जा सके। लेकिन अब बड़ा सवाल ये है कि मध्य प्रदेश का क्या होगा, वहाँ की सरकार का क्या होगा, कमलनाथ सरकार का क्या होगा, कि क्या कमलनाथ अपनी सरकार बचा पाएंगे या नहीं बचा पाएंगे। क्योंकि जिस तरह के बयान अभी आ रहे हैं, डेवलपिंग सिचुएशन है, लगातार दिन प्रतिदिन ये बयान बदल रहे हैं। कल ये कहा जा रहा था कि 22 लोगों ने इस्तीफा दे दिया, अब ये कहा जा रहा है कि उनमें से कुछ जो है वो तैयार नहीं है बीजेपी ज्वाइन करने के लिए। लेकिन पिक्चर तभी क्लियर हो पाएगी जब एक बार फ्लोर टेस्ट हो जाएगा। लेकिन अब भाजपा का ये मानना है कि उनका फोकस अभी फ्लोर टेस्ट पर नहीं है, उनका फोकस राज्यसभा चुनाव को लेकर है। तो कुल मिलाकर फिलहाल जो स्थिति है, जो हालात मध्य प्रदेश में है, वो सुलझे हुए नहीं है, वो उलझे हुए हैं। बिल्कुल देखना ही होगा कि जो ये बिल्कुल इन उलझे हुए हालात में बीजेपी और कांग्रेस अपनी अपनी कोशिशें बरकरार रखी हुई हैं, लेकिन मसला वहां आ जाता है जब जो बागी नेता है वहां पर एक और नई बगावत सामने आती है। बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र आपका, काफी देर से आप हमारे साथ हैं। हमारे साथ फिलहाल अब मेहताब आलम जुड़े हुए हैं। मेहताब, जिस तरह से शैलेंद्र कह रहे हैं कि एक युवा नेता का पार्टी छोड़कर चले जाना ये कांग्रेस के लिए अच्छी बात नहीं है। दूसरी बात, इस तरह के ऐसे कई नेता हैं युवा कांग्रेस में, एक नई पारी की एक शुरुआत हो सियासत में, जब राहुल गांधी सदारत कर सकते हैं इतनी बड़ी पार्टी की, तो लोगों को उम्मीद लगी थी, चाहे वो सिंधिया हो या सचिन पायलट हो, इस तरह के कई नेता जो नौजवान हैं, उनको ये लगा था कि अब हमारी बारी यहां से शुरू होगी। लेकिन राहुल गांधी के फौरन हटने के बाद ये नेता या तो नाउम्मीद हो गए थे, और जिस तरह से सीनियर लीडरशिप ने दिल्ली के सीनियर कायदीन को या सोनिया गांधी को कहें वो बात नहीं पहुंचने दी जो यहां की जूनियर लीडरशिप चाहती है। यानी एक बड़ा एक खाई है लीडरशिप के बीच में। तो ये कितना नुकसान करेगा आगे भी कांग्रेस के लिए? मेहताब, देखिए, यहाँ पर कई चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। बात जो है
जिस दिन से मध्य प्रदेश में सियासी घमासान शुरू हुआ उस दिन से ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस को अपने उन स्टेट में जहाँ जहाँ पर उनकी हुकूमत है उसमें जो है कामराज फार्मूले को नाफिज करना चाहिए। कामराज फार्मूले की मैं बात करूँ कि जब जो है 1962 में हिंदुस्तान और चीन की जंग हुई थी और वहाँ पर जो है हिंदुस्तान की जब शिकस्त हुई थी तो वहाँ पर नेहरू के खिलाफ लोग बगावत तेवर में आए, तो तब उस वक्त ये फार्मूला लाया गया था कि कामराज फार्मूले के तहत जो सीनियर मेंबर लोग हैं उनको जो है मिनिस्टर विदाउट पोर्टफोलियो, उसमें आप खुद देखिए कि लाल बहादुर शास्त्री जैसे लोग भी जो है मिनिस्टर थे लेकिन उनके पास कोई पोर्टफोलियो नहीं था, बल्कि नौजवानों को मौका दिया गया था काम करने का। अब खुद मध्य प्रदेश में देखिए जब 2018 में असेंबली इलेक्शन हुआ था तो ये उम्मीद की गई थी कि जो सिंधिया और कमलनाथ की जोड़ी सामने आई थी और ये उम्मीद थी कि जो है कमलनाथ जो है सरपरस्ती करेंगे और सिंधिया को मौका दिया जाएगा। इसी तरह से राजस्थान को आप देखिए, लेकिन वहाँ पर जो है अशोक गहलोत जो है आज भी जमे हुए हैं और फिर यहाँ पे कमलनाथ की बात करो वही तो फिर अगर उसके आगे और आप जाएँ तो जो है आप देखिए कि मध्य प्रदेश उर्दू अकेडमी की जिम्मेदारी एक ऐसे शख्स को दी गई है जो मध्य प्रदेश ही नहीं जो एक गवर्नर रह चुका है। अजीज कुरैशी जो है गवर्नर भी रह चुके हैं 3 स्टेट में, अजीज कुरैशी मध्य प्रदेश में वजीर भी रहे हैं। अगर वो एक गवर्नर होने के बाद भी एक आदमी मध्य प्रदेश उर्दू अकेडमी की जिम्मेदारी संभाल सकता है तो फिर यूथ कहाँ जाएंगे? अगर आपने सेकेंड लाइन पर काम नहीं किया तो इस तरह के इंतशार आपके सामने बार बार आएंगे। सिंधिया का जो मामला है वो इसी इंतशार का जो है कि आप जो है यूथ को आगे बढ़ने का मौका नहीं दे रहे हैं। अगर यूथ आगे नहीं आएगा तो सेकेंड टीम आपके सामने नहीं आएगी। और अगर आप इस पर भारतीय जनता पार्टी को देखिए तो आप उसमें सेकेंड टीम नहीं बल्कि थर्ड टीम भी हमें देखने को मिलती है। कांग्रेस को इस पर फोकस करने की ज़रूरत है। और फिर दूसरी बात ये भी मैं आपको बताता हूँ, एक सवाल बड़ा अहम है कि अगर सिंधिया ने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर लिया तो सिंधिया को हासिल क्या होगा, एक बड़ा अहम सवाल है। और अगर उस पर बात करें क्योंकि जो है सिंधिया को अभी तक की जो बात के सामने चिलानी निकल कर आ रही है कि सिंधिया को मध्य प्रदेश का वजीर आला बनाने की बात कहीं नहीं की जा रही है, बल्कि ये कहा जा रहा है कि सिंधिया को राज्यसभा भेजा जाएगा और मरकज में की वजारत में शामिल किया जाएगा। तो सवाल ये है कि एक सिंधिया का अगर 19 साल के पॉलिटिकल कैरियर में देखें तो उनको जो है मेंबर पार्लियामेंट कांग्रेस ने बनाया, 10 साल जो मरकज में मनमोहन सिंह के साथ वो वजीर भी रहे और फिर जो पॉलिटिकल पार्टी ने कांग्रेस ने अपने इलेक्शन की जितनी भी बड़ी जिम्मेदारियां हो सकती उसको सिंधिया को दी। और अगर ऐसे में सिंधिया को जो है मरकज में वजारत मिल भी जाती है तो सिंधिया के लिए कोई नई चीज नहीं होगी, क्योंकि मध्य प्रदेश में जो क़यादत की जो लड़ाई थी वो इस बात को लेकर थी कि सिंधिया को जो है पार्टी का प्रेसिडेंट बनाया और राज्यसभा का मामला है। तो ऐसे में सवाल ये होता है कि जिन लोगों की वजह से क्या ही सिंधिया ने अति महत्वाकांक्षा में अपनी यना के जोम में इतना बड़ा कदम उठा लिया। इसके लिए जो है मैं आपको 202 साल पीछे भी ले जाना चाहूंगा जिलानी, क्योंकि ये जो है 2 घरानों की लड़ाई भी मुझे इसमें दिखाई दे रही है। सिंधिया घराना और राघव जी घर का जो घराना है, एक घराना जिससे दिग्विजय सिंह का ताल्लुक है और एक घराना जिससे जो है जो सिंधिया का ताल्लुक है। तो आपको 1816 की उस जंग पर नजर डालनी पड़ेगी जब दौलत राव सिंधिया ने राघवगढ़ के जय नरेश को जो है जय सिंह को शिकस्त दी थी। जय सिंह की शिकस्त के बाद इस बात पर कबूल किया गया था कि आप राजा बने रहेंगे लेकिन आपको हुकूमत चलाने के लिए सिंधिया को हर सालाना टैक्स अदा करना पड़ेगा। जिस तरह से निजाम हुकूमत थी, निजाम हुकूमत के जमाने में छोटी छोटी जो रियासतें थी, चाहे हम भोपाल रियासत की बात करें, मालवा की दूसरी रियासतों की बात करें, ये निजाम को टैक्स पे किया करते थे अपनी हुकूमत चलाने के लिए। तो उसका फैसला जो है उसका जवाब आप कह सकते हैं कि 1993 में दिग्विजय सिंह ने इस तरह से लिया था कि माधवराव सिंधिया का नाम सामने होते हुए और माधवराव सिंधिया की जो है नज़दीकी जो है कुर्बत उनकी जो है हम देखते हैं कि राजीव गांधी से भी थी और अर्जुन सिंह से भी थी और तमाम लोगों जो है अखबारों ने यहाँ तक लिख दिया था कि उनको जो है चीफ मिनिस्टर बनना तय है। लेकिन वहाँ से एक नया नाम आता है दिग्विजय सिंह का और वो हम देखते हैं कि दिग्विजय सिंह जो जिस तरह से वहाँ पर दाखिल होते हैं तो कमलनाथ हुकूमत में भी दिग्विजय सिंह का जिस तरह से दखल बढ़ता है, ऐसे में अपने आप को जो है एक बैकफुट पर जो सिंधिया पाते हैं और यही वजह है कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा और ये उनकी मजबूरी भी कही। बिल्कुल, तारीख के हवाले से अगर आप बात कर रहे हैं तो कम से कम कांग्रेस को इन तारीख के हवाले से बहुत कुछ सीखने की जरूरत है जिसकी वजह से वो इस नुकसान के दर पर खड़ी है। बहुत बहुत शुक्रिया मेहताब, हम अगले बुलेटिन में आपसे फिर राब्ता करेंगे। तो बहरहाल मध्य प्रदेश में सब कुछ ठीक नहीं है, ऊंट किस करवट बैठेगा ये कुछ देर में